आज हम लोग पढ़ेंगे जल प्रदूषण। जल प्रदूषण शुरू भी किया था और उसी में आगे बढ़ेंगे। तो जब भी आप चाहे मिट्टी की बात करें, चाहे हवा की बात करें, चाहे जल की बात करें, उसमें जो पोषक तत्व होते हैं, जो पदार्थ होते हैं, जो कि उसके स्वास्थ्य के लिए या स्वस्थ होने के लिए जो रेशियो होता है, जब उसमें डिसबैलेंस हो जाए तब वो प्रदूषण कहलाता है। जैसे जल में जो जो पदार्थ होने चाहिए उसमें अगर कमी हो जाए, अधिकता हो जाए या कोई अतिरिक्त पदार्थ जो कि उसमें नहीं होना चाहिए वो चीज़ें उसमें डाल दी जाए तब वो कहलाता है प्रदूषण। तो जो आपका जल प्रदूषण है ये बाकी प्रदूषणों की तरह ये भी क्या है, एक बहुत ही गंभीर समस्या है। चाहे वो वायु प्रदूषण हो, चाहे वो जल प्रदूषण हो, चाहे वो मृदा प्रदूषण हो, जितने प्रदूषण हैं वो सारे, चाहे आप हो, चाहे अन्य छोटे जीव हो, चाहे वो पादप हो, सबके लिए हार्मफुल है। तो जलों में आप सभी को पता है प्रदूषण कैसे होगा। यह एक तो जो स्थलों पे आपके द्वारा जो भी वेस्टेज डाले जाते हैं, बारिश के पानी से जो छन छन करके नीचे के स्तर में जाते हैं उससे प्रदूषित। दूसरा, आप सभी को पता है कि नदियों का पूरा जाल होता है और जो नदियां हैं वो समुद्र में जाती हैं। नदियों में हम क्या करते हैं, जितनी फैक्ट्री के कचरे हैं, शहर के कचरे हैं, गांव के कचरे हैं, कस्बे के कचरे हैं, वो सारे कचरे नदियों में डाल देते हैं जिससे नदियों का पॉल्यूशन होगा। अब वो नदियों का जो पानी है जब समुद्र में मिलेगा, जो पॉल्यूटेड हो चुका है, तो फिर समुद्र भी पॉल्यूशन युक्त होगा। साथ ही समुद्र के किनारे भी काफी नगर, महानगर, ऐसी चीज़ें, फैक्ट्रियाँ सब लगी रहती हैं, उससे भी वहाँ का पारितंत्र प्रभावित होता है। यानी कि मैंने कहा भी था कि भारत का 50% से ज़्यादा जो झीलें हैं, जो तालाब हैं, जो नदियाँ हैं, वो प्रदूषण युक्त हो चुकी हैं। जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण जो गंगा, जिनको साफ करने का इतना सारा अभियान भी चला था और ये सारे अभियान अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। गंगा अपने अपवाह तंत्र में आधे से ज़्यादा अपवाह तंत्र में बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड वाली नदी हो चुकी है। खास करके कानपुर के इलाके में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, क्योंकि गंगा नदी के किनारे लगभग 100 से भी ज़्यादा शहर बसे हुए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो इंडस्ट्री युक्त है वो आपका कानपुर है। इसलिए सबसे ज़्यादा जो पॉल्यूशन है गंगा में वो कानपुर में है। और कानपुर में वैसे वाकई में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है। चमड़े का काम, प्लास्टिक का काम, विस्फोटक का काम, इस तरह के बहुत सारे वहाँ पे जो है फैक्ट्रियाँ हैं और वो भी प्राचीन काल से वहाँ पे फैक्ट्रियाँ चल रही। कभी वो कॉटन का सबसे अच्छा उद्योग क्षेत्र हुआ करता था, उसको जो है पूर्वी भारत का बोस्टन या मैनचेस्टर कहा जाता था, यानी कि बहुत ज़्यादा वहाँ से कॉटन वस्त्र बनते थे। तो धीरे धीरे करके वहाँ पे गंगा बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन युक्त हो गई है। जैसे बात करेंगे यमुना, दिल्ली में तो पूरी तरह मृत प्राय हो चुकी है, सिर्फ कचड़े का एक नाली सा बन के रह गई, इतना ज़्यादा बदबू करता है। ऐसे ही आपके लगभग 50% से ज़्यादा नदियों का यही हाल है, झीलों का भी यही हाल है। तो ये जो पॉल्यूशन है ये अपने आप में चिंता का विषय है, क्योंकि ये पानी आप अपने पीने के लिए यूज़ करते हैं और इसमें जो पदार्थ जीवाणुओं के द्वारा या जो कवक हैं उनके द्वारा तोड़ दिए जाते हैं वो तो उतना ज़्यादा हार्मफुल नहीं है, क्योंकि वो टूट गए यानी कि आसानी से वो आप डाइजेस्ट कर सकते हैं। लेकिन वे चीज़ें जिनको वो तोड़ नहीं सकते हैं, वो जब पानी के द्वारा, भोजन के द्वारा, हवाओं के द्वारा आपके शरीर में जाता है तो वही जैव आवर्धन का काम करता है, यानी कि वहाँ पोषण स्तर के साथ उसकी मात्रा बढ़ती जाती है और ये आपके शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा घातक है। सोचिए अगर छोटे छोटे जीव और कवक जो हर चीज़ तोड़ सकते उसको नहीं तोड़ सकते तो आपकी बॉडी उसको कैसे नष्ट कर सकती है? नहीं कर सकती। वो ब्लड में और बाकी ऊतकों में इकट्ठा होंगे और फिर वही दुनिया भर के कैंसर और दुनिया भर की जो समस्याएं हैं, आजकल देखिए किडनी की समस्या, स्टोन की समस्या, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको कोई बीमारी ना हो। बीमारी मतलब लाइलाज नहीं, हल्की फुल्की, जैसे किसी का यूरिक एसिड बढ़ा है, किसी को थायराइड की समस्या है, तो किसी को शुगर की समस्या है, किसी को मोटापे की समस्या है, किसी को कुछ और, किसी को खून की कमी है। ऐसे मतलब शायद ही कोई घर होगा जिसमें कोई व्यक्ति हो जिसको कोई समस्या ना हो। हाँ, ये अलग बात है वो जाँच ना कराए तो पता ना चले, लेकिन मोस्टली समस्या कोई ना कोई रहती ही है। और इसके लिए क्या है, पॉल्यूशन सबसे बड़ा कारक है। वो उसमें आपके जल प्रदूषण भी है, मृदा प्रदूषण भी और वायु प्रदूषण भी है। तो मैंने आपसे कहा था कि जो जल है इसको अपने आप को शुद्धिकरण करने की क्षमता होती है, लेकिन वो क्षमता अगर जवाब दे जाए, यानी कि उसमें जो आप पॉल्यूशन कर रहे हैं, आपके द्वारा जिसमें हानिकारक मटेरियल डाले जा रहे हैं, अगर उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा है, दर बहुत ज़्यादा है, तो उसकी जो शुद्धिकरण करने की क्षमता है वो क्या कर देती है, जवाब दे देती है और फिर वही कहलाता है पॉल्यूशन। और इस क्षेत्र में जो सरकार है ये क्या करने वाला है या सरकार ने क्या किया है और क्या क्या होता है, ये तो बिल्कुल बच्चों जैसा है कि हाँ हम क्या क्या डालेंगे तो पॉल्यूशन होगा। आप पहले भी देख चुके हैं कि तेल का रिसना भी पॉल्यूशन का कारण है, प्लास्टिक, ई वेस्ट, अन्य कचरा भी जो है पॉल्यूशन का कारण है।
शहर के और अन्य औद्योगिक क्षेत्रों से जो कचरा निकलता है, फैक्ट्रियों से जो कचरा निकलता है, वो सब आपके जल प्रदूषण का कारण है। वर्षा के टाइम में जो मिट्टी के ऊपर का लेयर बह के जाता है, जिसमें कि बहुत सारे पोषक तत्व मिले होते हैं, वो भी पानी में जा करके पॉल्यूशन का ही काम करता है। तो पॉल्यूशन के तो बहुत सारे रीज़न हो चुके हैं और नॉर्मली हम लगभग सब कुछ जानते भी हैं, लेकिन सरकार इसको रोकने के लिए क्या कर रही है? क्योंकि इसको रोकने का जो जिम्मेदारी है वो हम सरकार के ऊपर थोप देते हैं, उसके प्रति हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ऐसा हम सोचते हैं। क्योंकि हम सोचते हैं कि सरकार बैन करे प्लास्टिक, जब तक सरकार बैन नहीं करेगी तब तक आप खरीदना नहीं बंद करेंगे, जब तक हम यूज करना नहीं बंद कर देंगे तब तक नहीं वो खत्म होगा। बिल्कुल, जबकि होना ये चाहिए कि झोला लेके जाएंगे, बड़ा झोला जिसमें सारी सब्जियां भर के लाएंगे और घर पे लाके उसको अलग अलग कर लेंगे। लेकिन देखिए कोई व्यक्ति झोला लेके जल्दी जाता हुआ दिखेगा नहीं। मार्केट में जाने के बाद छोटे छोटे पॉलीथीन में अलग अलग सब्जियां, फिर सबको बड़े पॉलीथीन में करवाएंगे और लेके आएंगे। और पॉलीथीन अपने आप में इस समय दुनिया की सबसे बड़ी समस्या हो गई है। अगर गवर्नमेंट बंद करवाती है तो हम झोला लेके जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर गवर्नमेंट बंद नहीं करा रही तो शायद ही कोई विचार करता हो कि नहीं हमें झोला लेके जाना चाहिए, हमें पॉलीथीन में चीज़ें फल सब्जियां नहीं लेके आना चाहिए। यहाँ तक कि इतना गर्म चाय, कभी आपने कभी इस पर विचार किया कि नहीं? लेकिन आप कभी देखिए जो लोग मजदूर वर्ग के लोग होते हैं, चाय पीने के लिए भी क्या करते हैं, अगर कोई साथ का है पॉलीथीन में ही चाय रखवा लेते हैं, जबकि चाय कितना गर्म होता है, लेकिन उतना गर्म चाय को बर्दाश्त करने की क्षमता है पॉलीथीन में, उसको जरा सा भी कोई इफेक्ट नहीं होता। आप चाय ला के निकालिए, पॉलीथीन को कोई दिक्कत नहीं। सोचिए अगर वो इतना गर्म आपकी उंगलियां जला सकता है, आपके जीवा जला सकता है, आपके बॉडी पार्ट को जला सकता है, इतना हीट है वो, लेकिन उस पॉलीथीन को जरा सा भी कोई नुकसान नहीं होता। वो पॉलीथीन आपके शरीर में जाएगा तो कितना ज़्यादा दिक्कत करेगा। और आपने देखा भी होगा आजकल हम लोग खाने पीने की चीज़ें पॉलीथीन में बांध के फेंक देते हैं। जानवरों को खाने की कमी है, वो आते हैं तो पॉलीथीन के साथ भोजन को कर देते हैं। और पॉलीथीन आप सभी को पता है कि उसको कोई नहीं तोड़ सकता, छोटे जीव भी नहीं तोड़ सकते, कौव भी नहीं तोड़ सकते, आपका शरीर तो बिल्कुल ही नहीं तोड़ सकता, क्योंकि वो बहुत नाजुक है। आपके अंदर जो भी मशीनें हैं वो बहुत नाजुक है, वो तो जंक फूड को भी नहीं आसानी से तोड़ पाती। तो ऐसे में जब वो जीव पॉलीथीन खाएंगे तो निश्चित तौर पे उसके जो विषाक्त पदार्थ हैं वो उनके शरीर में जाएगा या पानी में जाएगा, मिट्टी में जाएगा, क्या करेगा, हानिकारक होता है, वो प्लांट्स के लिए भी नुकसानदेह है। तो ये मतलब एक तरीके से बहुत ही जहरीला चीज़ है। और अगर मुझे लगता है कि हम हर नागरिक इस बारे में सोचने लगे, विचार करने लगे और घर में कहते कि कोई पॉलीथीन नहीं लाएगा, झोला लेके जाएगा, ये परिवर्तन धीरे धीरे किया जाए, लोग ना पॉलीथीन ले और अपने सामान झोले में लेके आने लगे, तो अपने आप पॉलीथीन धीरे धीरे करके बिकना, जब डिमांड नहीं होगा तो सप्लाई नहीं होगा। आपने इकोनॉमी पढ़ा है, यस मैम, जो डिमांड है यही क्या है, जननी है सप्लाई का। डिमांड, अभी लोग ड्रिंक करना छोड़ दे, फैक्ट्री वाले पागल है क्या जो बना बना रखेंगे, उनको तो पैसा कमाना है, जब कोई खरीदेगा ही नहीं तो बनाएंगे क्यों। लेकिन डिमांड है, सप्लाई है, सरकार कितना भी बैन कर ले लोग चोरी छिपे करने लगते हैं, क्योंकि इतना तो ना हमारे यहाँ सरकार सख्त है ना हमारे यहाँ इतनी प्रशासन सख्त है। तो निश्चित तौर पे अगर इसमें सबसे बड़ा कोई योगदान दे सकता है तो आप इंडिया का हर नागरिक। तो जो पॉल्यूशन है ना, अपने आप इतनी बड़ी समस्या है कि हम अभी उस पर विचार नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे दिक्कत होगा। जैसे क्या, कैंसर एक खतरनाक बीमारी है, हर व्यक्ति को पता है, और लेकिन वो व्यक्ति से पूछिए जिसके घर में किसी व्यक्ति का कैंसर से मृत्यु हुआ हो, वो कितना डरावना होता है, कितना वो तकलीफ देह होता है, वो बयान नहीं कर सकता, शायद अपने जीवन काल में कभी भूल नहीं सकता उस बीमारी को या उससे पीड़ित व्यक्ति की तकलीफ को। तो हम जानते हैं कि ये चीज़ें कैंसर कारक हैं, लेकिन फिर भी हम जानते हुए भी उसके बारे में कुछ भी नहीं करते। हम तब तड़पते हैं जब हमारे घर में या हमें हमारे संबंधियों को कोई दिक्कत होती है। तब सोचिए उस चीज़ को अगर हम फील करें दूसरों के लिए भी और उस बारे में वर्क करें तो कितना अच्छा हो सकता है। हम हर ओकेजन, जैसे बहुत ही बढ़िया स्टेटमेंट सिद्धार्थ ने जो पोस्ट किया कि दीपावली में हर व्यक्ति चिल्लाता है कि पटाखे नहीं जलने चाहिए, लेकिन न्यू ईयर सब लोग पटाखे जला के ही मनाते हैं। मैं देख रही थी जैसे ही 12 बजे हैं बहुत पटाखे जलना शुरू हो गया। समझ में नहीं आता कि गवर्नमेंट को दोष दे या प्रशासन को दोष दे या अपने यहाँ के व्यक्तियों को दोष दे कि वो अपने खुशी मना रहे हैं या अपने लिए गम का काम मतलब जो है तैयार कर रहे हैं कि जिस आज वो खुशी मनाने में जो प्रदूषण फैला रहे हैं, कल उनके जीवन का सबसे बड़ा गम का कारण बनने वाला है वो। लेकिन वो कौन सा तरीका है खुशी एक्सप्रेस करने का, ईश्वर जाने। अगर इतना अच्छा लगता है 1 जनवरी तो पेड़ लगाइए, इतना अच्छा लगता है तो गरीबों को भोजन दीजिए, इतना अच्छा लगता है तो दुश्मनों को भी गले लगाइए, इतना अच्छा लगता है तो जाति पात भूल जाइए। इतना खुशी है कि बर्दाश्त नहीं हो रहा है
तो क्यों धर्म के नाम पे लड़ते हैं? भूल जाइए। अगर खुशी व्यक्त करना है तो ऐसे कीजिए, निकल जाइए 12 बजे रात को जगह जगह के बोलिए सबको कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं आपसे बिल्कुल गुस्सा नहीं हूँ। लेकिन ये तरीका कोई नहीं अपनाएगा। न्यू ईयर लगा तो उस समय कोई अपनों को ये कह दे कि मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ और बहुत दिनों से आपसे नाराज़ था, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, नए वर्ड पे भूल के इसको आगे बढ़ते हैं, ये अच्छा तरीका है। लेकिन हम 12 बजे न्यू ईयर विश करने के लिए जा सकते हैं, तो किसी को सॉरी बोलने के लिए नहीं जा सकते। तो ये हमारे यहाँ के विचित्र जो माहौल है, मुझे विश्वास है कि आने वाला जनरेशन अगर टीचर्स अच्छे से वर्क करें, आप जैसे बच्चे, आप जैसे लोग बेहतर फील्ड में आएंगे ना, निश्चित तौर पे परिवर्तन दिखेगा। आप जैसे सभी लोग गंभीर होने लगे, सही चीज़ों पर विचार करने लगे। जैसे कल हम लोगों ने यहाँ पे ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे कि पॉल्यूशन हो यानी कि बल्कि ऐसा काम किया जिससे कि मेंटली फिजिकली चीज़ों का विकास हो। अगर हर उस अच्छे ओकेजन पे हम मेंटली फिजिकली नेचुरली चीज़ों का विकास करने लगे तो विकास कौन रोक पाएगा? मेंटली फिजिकली। एक होता है ह्यूमन या व्यक्तिगत संपत्ति पूंजी, व्यक्ति पूंजी, और एक होता है आर्थिक इकोनॉमिक पूंजी। तो व्यक्ति वाला पूंजी ज़्यादा महत्वपूर्ण है किसी देश के लिए या इकोनॉमिक पूंजी? व्यक्ति। यस, अगर व्यक्ति का जो पूंजी है किसी देश में वो समृद्ध है, इकोनॉमिक पूंजी अपने आप आ जाएगी उसके यहाँ। लेकिन कितना भी उसके पास इकोनॉमिक पूंजी है, अगर वहाँ के व्यक्ति की जो पूंजी है वो अच्छी नहीं है तो खत्म हो जाएगी, उसमें कोई दो। जैसे एक है ना, पुत्र सपूत तो का धन संचय और पुत्र कपूतों का धन संचय। बहुत ही बेहतरीन श्लोक है ये कि अगर आपका बेटा अच्छा है तो भी आपको धन संचय की जरूरत नहीं है, वो इतना धन व्यवस्था कर लेगा। लेकिन अगर आपका बेटा अच्छा नहीं है तो भी कोई फायदा नहीं है। आप कितना भी धन संचय कर लीजिए वो सब वेस्ट करेगा। तो वही है, आपके सारे सब्जेक्ट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मानव पूंजी ही हर पूंजी की जननी है। मानव ही किसी चीज को संसाधन भी बना सकता है, किसी चीज को सहायक भी बना सकता है और किसी चीज को विनाशक भी बना सकता है। बात समझ में आए ना बच्चों? ये बहुत बड़ी बात है। तो इसीलिए बहुत ही अच्छा ये है। मैं 2-3 चीज़ें जो है उम्मीद करती हूँ आने वाले जनरेशन से। एक जो सोसाइटी जो मेंटलिटी है जेंडर के बीच की मेंटलिटी, जैसे आप लोगों के बीच वो नहीं दिखती। क्यों नहीं दिखती? क्योंकि आप लोग अच्छे एजुकेशन के दौर से गुजर रहे हो। अब यहाँ पे हर कोई चाहे जिस भी शब्द को किसी से संबोधित करे, लेकिन रिस्पेक्ट है उसके दिल में अपने सहपाठियों के लिए, और अगर वो इस तरह की सोच है तो बाहर निकलेगा तो भी वो रिस्पेक्ट ही देगा। एक तो ये जेंडर गैप खत्म हो, दूसरा हम थोड़ा सा नेचर के बारे में सोचें और साथ ही उस नेचर में उपस्थित अन्य जीवों के बारे में भी सोचें। जैसे होता नहीं, मैं देखती हूँ अक्सर हम रोड पे निकलते हैं ना तो जानवरों को इतना बेरहमी से मार के भगाते हैं, जैसे धरती पे उनका नहीं सिर्फ हमारा अधिकार है। इस खाने पीने की चीज़ पे सिर्फ हमारा ही अधिकार है, क्योंकि हमारे पास पैसा है, पावर है और दिमाग है। पर्यावरण और दूसरा समाज में जेंडर गैप खत्म होना चाहिए, क्योंकि 2 ही जेंडर हैं जिनसे समाज चलता है। एक जेंडर का काम बिना दूसरे जेंडर के सहयोग के नहीं चल सकता और इस बात से कोई मना नहीं कर सकता। चाहे अगर लड़की है, माँ के रूप में, बहन के रूप में, वाइफ के रूप में, दोस्त के रूप में, वो उनको हमेशा ज़रूरत है। और लड़कियों को भी कहीं भाई के रूप में, पति के रूप में, पिता के रूप में, उनको भी कदम कदम पे ज़रूरत है। कोई भी एक ऐसा नई पार्ट है जो दूसरे पार्ट के बिना चले, तो फिर हम क्यों सोचें कि वो फिजिकली मेंटली हमसे कम है। या गांधी जी का स्टेटमेंट है, हर वो पुरुष जो अपने लिए आज़ादी चाहता है, हर वो पुरुष जो अपने लिए स्वतंत्रता चाहता है, उसे वो सारी आज़ादी, वो सारी चीज़ें महिलाओं के लिए भी सोचना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं सोचता है तो उसे अपने लिए भी सोचने का कोई अधिकार नहीं है। ये गांधी जी का स्टेटमेंट है। तो ऐसे बातें हैं। हालांकि सिद्धार्थ थोड़े गांधी विरोधी हैं, लेकिन मुझे लगता है उससे हिस्ट्री पढ़ने के बाद ही फिर गांधी से प्यार करने लगेंगे और फिर जो है मैसेज करेंगे आई लव गांधी। बस इसलिए मैंने कहा अभी कुछ नहीं करेंगे, हिस्ट्री पढ़ा देंगे, उसके बाद पूछेंगे बेटी अब क्या ख्याल है आपका गांधी के बारे में। किसी के विचार बदलने हैं तो किसी का विचार बदलना है तो पहले देखिए कि उसके विचार इतने कट्टर हुए क्यों। तो सबसे पहले जड़ में ये इतने ज़्यादा विचारधारा के हुए क्यों हैं, ये हिस्ट्री पढ़ने के बाद पता चलेगा। तो अगले साल आपका विचार बदल जाएगा। तो बात हो रही है कि पॉल्यूशन का, यानी कि हम
में दो चीज़ मतलब ये सारी चीज़ें आपके हाथ में हैं। आप जेंडर गैप भी खत्म कर सकते हैं, एक तो अपने ऊपर लागू करके और दूसरी आने वाली पीढ़ी। आप अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दीजिए कि आपकी बहन में और आप में कोई अंतर नहीं है, आप में और दूसरी लड़कियों में कोई अंतर नहीं है, दोनों को बराबर सम्मान मिलना चाहिए। घर से बाहर निकलने के बाद उनको उतना ही सम्मान देना है। अपने आप अगर ये मेंटालिटी बचपन में डेवलप हो गई, मुझे नहीं लगता कि मतलब ये कोई समस्या की बात है, तो अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं आने वाले जनरेशन के ऊपर। एक ये दूसरा करप्शन की वजह से सही व्यक्ति को सही लाभ नहीं मिल पाता है। इंडिया में आज भी इतना पिछड़ापन, गरीबी और दुख का कारण एक ही है कि पूरे सिस्टम में कुछ अच्छे लोग हैं लेकिन वो चाहकर बहुत अच्छा नहीं कर पाते हैं। तो वहाँ पे अगर अच्छे लोगों की संख्या बढ़ जाएगी तो करप्शन अपने आप धीरे धीरे क्या होगा, कम हो जाएगा। जेंडर गैप, करप्शन और इन्वायरमेंट, क्योंकि बिना इन्वायरमेंट के कुछ भी जीवन संभव नहीं है धरती पे, सभी को पता है। तो इन्वायरमेंट के बारे में और साथ ही अन्य जीव जंतुओं के बारे में भी प्रशासन में आने के बाद सोचना है, विचार करना है। और ये जो पॉल्यूशन वाली चीज़ें हैं इनके बारे में भी आप डीएम है बैन करवा दीजिए अपने ज़िले में कि नहीं चलेगी पॉलीथीन, और अगर कोई भी पकड़ा जाएगा तो उसको कठोर से कठोर सजा होगा। तो आपके हाथ में आपका प्रशासन है, आप रोक सकते, कोई मना नहीं कर सकता आपको अपने हाथ। तो ये ऐसी चीज़ें कर सकते हैं आप। तो ये सब चीज़ें आप तो अपने आप में पहुँचेंगे तो क्या करेंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन हाँ जो हम कर सकते हैं उस पर करने का प्रयास करना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे एक टीचर हूँ, तो एक शिक्षक होने के नाते बच्चों के अंदर जो अच्छी चीज़ें मैं ला सकती हूँ वो मैं प्रयास करें। और मुझे पूरा यकीन है कि अगर राष्ट्र निर्माता शिक्षक को माना जाता है और सारे शिक्षक अपने कर्तव्य को निभाने लगे तो निश्चित तौर पे एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण वो कर लेंगे। एक दिन में तो नहीं होगा, लेकिन 5 साल, 10 साल, 15 साल में तो हो जाएगा ना। तो इसलिए प्रयास अपनी तरफ से करना चाहिए और हर इंसान को सबसे पहले तो बेस्ट इंसान बनने का कोशिश करना चाहिए। बाकी चीज़ें अपने हाथ मतलब धीरे धीरे हो ही जाती हैं। तो पॉल्यूशन की बात हुई कि ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं कि कैसे कैसे पॉल्यूशन होता है, ठीक, ये आप लोगों को क्लियर है। हाँ, ये समस्या कल भी लगी थी कि इस पूरे महफिल पे थोड़ा सा पानी फिर गया लाइटिंग की वजह से, लेकिन कोई बात नहीं। आप लोगों का ये बढ़िया था कि आप लोग बड़े शालीनता के साथ इशारे करके लाइटिंग की व्यवस्था कर रहे थे, खिड़कियाँ खुलवा रहे थे। ये अच्छा है कि उस समय हमारे पास जो संसाधन हैं हम उसी से काम करेंगे। हमारे पास जो भी व्यवस्थाएं हैं हम उसी को हथियार बना लेंगे और उससे जितना हो पाएगा हम उससे काम चला लेंगे। ये प्रशासन का काम होता है जो आप लोगों के अंदर अब आ रहा है। तो चलो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और नमामि गंगे कार्यक्रम के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। साथ ही हाँ, गंगा एक्शन प्लान कब आया था, बहुत बार एग्जाम में आता है। गंगा एक्शन प्लान 2008 में नहीं बेटे, 1985 पहली बार जब गंगा पे काम किया गया 1985 में गंगा एक्शन प्लान लाया गया था। और ये 1986 से लेकर के, क्योंकि आता है इम्प्लीमेंट होने में थोड़ा समय लगता है, 86 से लेकर के ये 1995 तक काम किया इस नाम से, यानी जो हमारा गंगा एक्शन प्लान है 1985 में आया और 1995 तक ये काम किया। इसके तहत काम क्या करना था कि लगभग 50,000 से भी ज़्यादा आबादी गंगा के किनारे रहती है, लगभग 100 से ज़्यादा शहर हैं गंगा नदी के किनारे। तो इन सब की वजह से जो समस्याएं हो रही हैं उसको कैसे दूर किया जा सकता है, इसके लिए क्या जो है बेहतर काम किया जाए कि गंगा में जो इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है वो कम हो सके, उसको रोका जा सके, इसी के लिए लाया गया था। आगे चल के फिर आया राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना। इसके बाद ये घटना आपके गंगा एक्शन प्लान, गंगा एक्शन प्लान, ये गंगा एक्शन प्लान था। उसके बाद आया राष्ट्रीय नदी संरक्षण अभियान और ये आया 1995। और ये आया नहीं है, मतलब ये आपका जो चल रहा था ना अभियान गंगा एक्शन प्लान, इसी का नाम बदल करके कर दिया गया राष्ट्रीय नदी संरक्षण अभियान, यानी कि इसको राष्ट्रीय स्तर का कर दिया गया। यानी कि जितनी नदियां हैं जहाँ जहाँ पे पॉल्यूशन की समस्या है उन सबको इसमें इसके अंडर में ले दिया गया। यानी कि पहले आया आपका गंगा एक्शन प्लान 1985 में और ये लगभग 95 तक काम किया। इसके बाद ये हुआ कि सिर्फ गंगा ही नहीं, इंडिया की बहुत सारी नदियों में पॉल्यूशन है, तो फिर से इसी का नाम बदल के कर दिया गया राष्ट्रीय नदी संरक्षण अभियान 1995 में। और 40 नदियों को टारगेट बनाया गया कि 40 नदियों को जो पॉल्यूशन युक्त हो गई है उनको हम साफ करने का काम करेंगे। तो ये चीज़ याद रखिए। एग्जाम में कई बार आया है, गंगा एक्शन प्लान कब आया था 1985 में,
ये भी क्वेश्चन आया है कि गंगा एक्शन प्लान का नाम बदल करके राष्ट्रीय नदी संरक्षण अभियान कब कर दिया गया? 1995 में। इसके तहत तो सिर्फ गंगा को ही टारगेट किया गया, लेकिन इसमें 40 अन्य नदियों को भी टारगेट करके उनकी सफाई का काम चलाया गया या अभियान किया गया। सफलता मिली, देख ही रहे हैं। अभी तक गंगा साफ नहीं हुई तो बाकी कहाँ साफ होगी? अगर ऐसा होता तो आपकी 50% से ज़्यादा नदियाँ पॉल्यूटेड हैं। आप जानते हैं आगे हम नियम कानून बनते हैं, एजेंडे आते हैं, प्रोजेक्ट आते हैं, लेकिन वो धरातल पे रहते कहाँ हैं? राजीव गांधी ने कहा था मैं 100 रुपये जो देता हूँ उसका 10 रुपया भी धरातल तक नहीं पहुँचता। अगर 10 भी पहुँच जाए तो क्या हो जाए? बहुत कल्याण हो जाए। तो आप सोचिए कहाँ होने वाला है? सारा पैसा तो लोग इधर उधर कर देते हैं। एक हमारे यहाँ ना प्रशासन का जो एक तरीके से काम करने का तरीका भी बहुत जटिल है। अगर कोई काम करना भी चाहे तो उसको इतने तंत्र का सामना करना पड़ता है, इतने उसमें तरीके होते हैं कि वो फिर उसको अपने तरीके से कर नहीं पाता है। ये भी समस्या है। इसके बाद आप देखिए जो लेटेस्ट आया था नमामि गंगे कार्यक्रम 2014 में जब आपकी जो है भाजपा सरकार की बहुत सालों बाद सरकार बनी 2014 में, तो उसमें एक इनका एजेंडा भी था नमामि गंगे, यानी कि गंगा को साफ करना। और इसको एक महिला जो है मंत्री थी, कैबिनेट मंत्री उमा भारती जी, उन्होंने इसको अपने हाथ में लिया था। उमा भारती जी ने इसको अपने हाथ में लिया था कि हम गंगा को साफ करेंगे और साफ करके ही छोड़ेंगे। तो हुआ नहीं 2014 से। अरे ये इमोशनल अत्याचार हमारे यहाँ पॉलिटिशियन हर तरीका अपना लेते हैं कुर्सी प्राप्त करने का, लेकिन अपना काम करने का वो कोई भी तरीका ईमानदारी से अगर अपना ले, उसमें से एक भी तरीका अपना ले तो बहुत सारी चीज़ें वो कर सकते हैं। तो ये समझ में आ गया। चलो नमामि गंगे जो है आपकी आई है 2014 में, और इसका उद्देश्य क्या था? गंगा नदी का संरक्षण, जीर्णोद्धार और प्रदूषण को खत्म करना। गंगा नदी का संरक्षण था, जीर्णोद्धार था और प्रदूषण को खत्म करना था, यानी कि गंगा नदी का संरक्षण हो, आगे उसमें कोई दिक्कत ना हो। दूसरा उसका पुनरुद्धार हो, जो इतना ज़्यादा उसमें पॉल्यूशन हो गया है वो कम हो, और साथ ही पॉल्यूशन पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। ये 3 चीज़ों को लेकर के आपका आया था नमामि गंगे योजना। समुद्री प्रदूषण पहले आपको बता चुकी हूँ, पेट्रोलियम का समुद्र में आना, अब ठोस अपशिष्ट और अन्य जो कचरे हैं जब वो समुद्र में पहुँचते हैं तो वहाँ पे पॉल्यूशन करते हैं और उससे वहाँ के जलीय जीव और पादपों को नुकसान होता है। और ये जैसे स्थल पे दिक्कत करता है वैसे जल में भी दिक्कत करता है, जिसमें कुछ बहुत नहीं है आपको बताने के लिए। अब हम बात करेंगे ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? ध्वनि प्रदूषण किसे कहेंगे? हाँ, यानी कि अगर आप सामान्य तौर पे कहीं आवाज़ हो रही, आप बात कर रहे हैं तब वो ध्वनि है, लेकिन अगर वही आवाज़ सामान्य से ज़्यादा तेज हो जाए, आपके लिए हार्मफुल होने लगे, तब क्या हो गया? ध्वनि प्रदूषण हो जाएगा। एक आपकी संस्था है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये कहते हैं कि दिन में जो है 45 डेसिबल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपका ध्वनि। अगर इससे ज़्यादा दिन में है तो आपके लिए हार्मफुल है। और साथ ही कहते हैं कि अगर रात्रि में 35 डेसिबल से ज़्यादा ध्वनि हो रहा है तो ये क्या हो गया? व्यक्ति के लिए हार्मफुल है। ये क्वेश्चन आया है वर्ल्ड एग्जाम में कि WHO के हिसाब से कितना डेसिबल ध्वनि दिन में होना चाहिए। तो अगर आता है तो 45% की बात कर रहा है। अगर दिन रात नहीं किया, पूछा है कि वो कितने की बात करते तो 45 सही करेंगे, क्योंकि दिन में सबसे ज़्यादा मस्त होता है। तो WHO के हिसाब से 45 डेसिबल दिन में आवाज़ व्यक्ति के लिए ठीक है, उससे ज़्यादा हार्मफुल है। और रात में 35 डेसिबल से ज़्यादा अगर होता है तो वो व्यक्ति के लिए हार्मफुल है। आपका जो ध्वनि है, ध्वनि को या आवाज़ को या साउंड को किस में मापते हैं? डेसिबल में मापते हैं। ये मापने का एक यंत्र है कि कितना ध्वनि जो है होना चाहिए। तो यहाँ पे बात करेंगे कि जो आपकी ध्वनि है ये किन किन चीज़ों के लिए हार्मफुल है। तो जैसे आपके मस्तिष्क के लिए सबसे बड़ी बात है, सबसे पहले मस्तिष्क के लिए आपका जो आपके सर में दर्द हो सकता है, आपकी जो एकाग्रता है वो भंग हो सकती है। जैसे जब आवाज़ होने लगता है ना तो हमारा ध्यान फिर जाने लगता है दूसरी तरफ, एकाग्र नहीं हो पाता। और आपको पता है कि मस्तिष्क से ही आपकी पूरी बॉडी संचालित होती है। अगर आपका मस्तिष्क ही संतुलित नहीं रहेगा, एकाग्र नहीं रहेगा, कार्य क्षमता घट जाएगी, तो निश्चित तौर पे क्या है वो आपके लिए हार्मफुल है। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है। वीडियोस आ रहे हैं तो आप
लोग रेडी रहिएगा। ये समझ में आ गया, यानी कि आपके लिए हार्मफुल है। साथ ही आप देखेंगे समुद्री क्षेत्र में जो ध्वनि है ये सबसे ज़्यादा हार्मफुल किसके लिए होता है? व्हेल के लिए, व्हेल मछलियों के लिए। व्हेल मछली जो होती है वो किस तरह का चीज़ों का उपयोग करती है समुद्र में वितरण करने के लिए? रेडिएशन का, यानी कि मैंने आपसे बताया था कि एक तो आपका रात्रि में उड़ने वाला पक्षी है जो रेडिएशन को निकालता है और उसी को रीड करके वो अपने रास्ते को तय करता है।